हेलो एवरीवन। आज हम औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कि भी लागत क्या होती है। तो किसी भी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का प्रोडक्शन करने के लिए जो कुल व्यय करना पड़ता है उसे हम लागत कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि भी अल्पकाल के अंदर जो लागत होती है वो कुल लागत होती है, एक औसत लागत होती है और एक सीमांत लागत होती है। तो जो कुल लागत होती है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है औसत लागत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। पहले आप औसत लागत के बारे में जानते हैं। जैसा सिंपल अगर कोई भी कहता है कि भी औसत आप कैसे निकालते हो, तो औसत जो होता है वो टोटल क्वांटिटी होती है, उसको जो है हम जो नंबर ऑफ आइटम्स है उससे भाग दे देते हैं। यानी अगर आप कुल लागत की बात करते हैं तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट, और उस टोटल कॉस्ट किस वजह से आई है? क्वांटिटी जो अपन ने प्रोड्यूस की है। तो जो औसत होता है वो हमेशा ही प्रति इकाई आता है। तो किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रति इकाई जो लागत आती है उसे हम जो औसत लागत कहते हैं। अब अगर हमें औसत लागत निकालनी है तो औसत लागत निकालने के लिए हम जो कुल लागत होती है हमारे पास में टोटल कॉस्ट, अगर हम कुल लागत को उत्पादन की जो इकाइयां हैं अगर उससे हम भाग दे देते तो हमारे पास में जो औसत लागत आ जाती है। तो जैसे ए सी इज इक्वल टू टी सी बटा क्यू। यहाँ पर ए सी है वो औसत लागत है, एवरेज कॉस्ट। टी सी का मतलब टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, और क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी जितनी वस्तुओं का हमने प्रोडक्शन किया है। अब हमें पता है कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल कॉस्ट होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यानी कुल लागत जो होती है वो कुल बंदी लागत या स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास में जो एवरेज कॉस्ट है वो अगर हमें निकालनी है तो एससीएम कैसे निकालते हैं? अगर आप इसी को देखें तो टी सी इज इक्वल टू टी एफ सी प्लस टी वी सी। अब अगर हमें टी ए सी निकालनी है तो टी सी बटा क्यू। अगर हमने इसके नीचे क्यू लिखा है तो इसके नीचे भी आप क्यू लिख देते हैं, इसके नीचे भी आप क्यू लिख देते हैं। अब तो टी एफ सी बटा क्यू क्या हो जाएगा? ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस टी वी सी बटा क्यू क्या हो जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ए सी है वो क्या होती है? ए एफ सी प्लस ए वी सी। यानी औसत लागत जो होती है वो औसत बंदी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। तो इस प्रकार से हम जो है वो ए सी जो निकाल सकते हैं टी एफ सी बटा क्यू प्लस टी वी सी बटा क्यू के माध्यम से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो औसत लागत है वो औसत बंदी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि अगर हमें औसत लागत का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमें जो औसत बंदी लागत का अध्ययन करना पड़ेगा और औसत परिवर्तनशील लागत का अध्ययन करना पड़ेगा। तो औसत लागत है इसके मुख्य रूप से तीन पहलू है। एक तो औसत लागत, कुल औसत लागत, दूसरा औसत स्थिर लागत और तीसरा औसत परिवर्तनशील लागत। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम जो है वो औसत स्थिर लागत यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट, और दूसरा हम जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप औसत स्थिर लागत के बारे में देखते हैं कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रति इकाई जो स्थिर लागत आती है उसे हम औसत स्थिर लागत कहते हैं। और औसत स्थिर लागत को निकालने के लिए हमारे पास में जो कुल स्थिर लागत है उस कुल स्थिर लागत को हम उत्पादन की मात्रा से भाग दे देते हैं। तो ए एफ सी इज इक्वल टू टी एफ सी अपॉन क्यू। टी एफ सी यहाँ पर क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कुल स्थिर लागत, और क्यू का मतलब क्वांटिटी यानी जितना हमने उत्पादन किया है वो। अब आप इस चीज को टेबल के द्वारा देखते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले अपने क्वांटिटी ली है यानी उत्पादन की इकाइयाँ ली है, एक से लेकर के 8 तक है। कुल स्थिर लागत, क्योंकि हमें पता है कि कुल स्थिर लागत जो होती है उत्पादन का चाहे कोई भी स्तर हो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगी। तो कुल स्थिर लागत है वो 10 रुपये है। अब औसत स्थिर लागत आप निकालते हैं तो ए एफ सी निकालने का फार्मूला क्या है? टी टी एफ सी बटा क्यू। तो पहले टी एफ सी कितनी है? 10। क्यू कितना है? 1। तो 10/1 बराबर 10 रुपये आ गई। दूसरी अवस्था में आप देखिए टी एफ सी कितनी है? 10 और क्वांटिटी 2। तो 10/2 5 आ जाएगा। तीसरी अवस्था के अंदर 10 रुपये जो है वो
कुल स्थिर लागत है और वस्तुओं की मात्रा 3 है, तो 10/3 3.3। नेक्स्ट जो है 10/4 2.5, 10/5 2, 10/6 1.7 और 10/7 1.4 और 10/8 1.2। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर एक बात नोट करें तो वो ये है कि भी जैसे जैसे हम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे औसत जो बंदी लागत है वो कम होती जा रही है। और एक बात नोट करना आप, हमेशा ही इन दोनों का जो गुणा है वो इक्वल होगा। और अगर ये इक्वल है कि आप इसमें से किसी का भी मल्टीप्लाई कर ले आपस में 10 ही आएगा। तो अगर हम ये देखते हैं कि हर बार हमारा जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आ रहा है, हमारी जो गुणा है वो समान आ रही है, तो उस अवस्था के अंदर हमारे पास में जो रेखा चित्र बनेगा इसका वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो डायग्राम होता है उस अवस्था के अंदर जो ये लोच होती है वो इकाई के बराबर होती है। यानी जो सभी जो हमारे पास में वर्ग होते हैं सभी वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो इक्वल होता है। तो उसको आप आगे डिस्कस करेंगे। अब हम इसी चीज को जो है रेखा चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए हमारे पास में जो ओ एक्स अक्ष है उसके ऊपर हमने आउटपुट लिया और ओ वाई अक्ष है उसके ऊपर हमने कॉस्ट लिया है और कॉस्ट भी हमारा जो है ए एफ सी है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो जब एक इकाई का उत्पादन किया गया तो उस अवस्था के अंदर ए एफ सी है वो 10 है। जब हमने 2 इकाइयों का प्रोडक्शन किया तो ए एफ सी है वो 5 है। और जब हमने 3 इकाइयों का प्रोडक्शन किया तो ए एफ सी जो 3.3 है। जब हमने 4 इकाइयों का प्रोडक्शन किया तो ए एफ सी है जो वो 2.5 है। और जब हमने 5 इकाइयों का प्रोडक्शन किया तो ए एफ सी है वो 2 है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे प्रोडक्शन किया जा रहा है वैसे वैसे ये जो औसत बंदी लागत का वक्र ये लगातार नीचे की तरफ होता जा रहा है। ये आगे से आगे और नीचे की तरफ होता चला जाएगा लेकिन कभी ये ओ एक्स अक्ष को छुएगा नहीं। क्योंकि औसत जो बंदी लागत है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती और जब तक ये शून्य नहीं होगी तब तक ये जो ओ एक्स अक्ष को नहीं छुएगा। हाँ, जैसे जैसे हम आगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ये ओ एक्स अक्ष के और नजदीक होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये जो है ए एफ सी कर्व है वो लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसमें आप किसी भी कॉम्बिनेशन को ले लीजिए, जैसे हम 10 और 1 का लेते हैं, दूसरा हमारे पास में 5 और 2 का है। तो जैसे ही अगर हम एक्चुअल के अंदर इनका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो समान होगा। इसी प्रकार से आप और कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, प्रत्येक अवस्था के अंदर जो है वो इनका जो क्षेत्रफल है वो समान होगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10 गुणा 1 बराबर 10। दूसरा इसके अंदर आप देखिए 2 गुणा 5 बराबर 10। तो क्षेत्रफल जो होगा वो इनका इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये जो हमारे पास में डायग्राम है औसत फिक्स कॉस्ट कर्व का, ये जो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आगे औसत परिवर्तनशील लागत। किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रति इकाई जो परिवर्तनशील लागत आती है उसे हम जो औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। और औसत परिवर्तनशील लागत को निकालने के लिए हमें जो कुल परिवर्तनशील लागत होती है उसी उत्पादन की इकाइयों से भाग देना पड़ता है। यानी एवीसी इज इक्वल टू टीवीसी अपॉन क्यू। एवीसी यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी औसत परिवर्तनशील लागत और टीवीसी यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत। क्यू यहाँ पर क्वांटिटी यानी मात्रा। तो अगर हम कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग दे देते हैं तो वो हमारे पास में जो है औसत परिवर्तनशील लागत आ जाती है। इसी चीज को आप टेबल के द्वारा देखते हैं। हमारे पास में टेबल में शुरू में हमने उत्पादन की इकाइयां ली है जो कि 1 से लेकर के 8 तक है। उसके बाद में हमारे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। पहली इकाई की जो है कुल परिवर्तनशील लागत 10 है, दूसरी इकाई की कुल परिवर्तनशील लागत 18 है, तीसरी इकाई की 24 है, चौथी की 28 है, पांचवी की 32 है, छठी की 38 है और सातवीं की 46 है और आठवीं की 62 है। तो अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्यू। तो पहले यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10 है, क्वांटिटी 1 है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 10 आ जाएगी। दूसरी अवस्था के अंदर जो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18, क्वांटिटी 2, तो 18/2 9 आ जाएगी। तीसरी अवस्था के अंदर जो कुल परिवर्तनशील लागत है वो 24 है और मात्रा 3 है, तो 24/3 8 आ जाएगी।
इसी प्रकार से हम जो है औसत लागत आगे से आगे निकालते चले जाएंगे। और इसमें हम ये देखते हैं कि 6 इकाइयों तक जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होती है, और 7वीं इकाई का जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो उसके बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो शुरू के अंदर जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं, औसत लागत है वो कम होती है, उसके बाद में औसत लागत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसके बाद अब आप इसका रेखा चित्र बनाते हैं। तो रेखा चित्र के अंदर हमारे पास में जो पॉइंट आपा उसी को ही लेंगे। एक इकाई का जब हमने प्रोडक्शन किया था औसत लागत वो 10 थी। जब हमने दूसरी इकाई का प्रोडक्शन किया औसत लागत 9। जब हमने तीसरी इकाई का प्रोडक्शन किया औसत लागत 8। जब हमने चौथी इकाई का प्रोडक्शन किया तो औसत लागत है 7। जब हमने 5वीं इकाई का प्रोडक्शन किया तो औसत लागत जो थी वो और कम हो गई, और उसके बाद में ये जो है न्यूनतम स्तर पर पहुंचेगी। उसके बाद में फिर जो ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व आता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो अगर आप नोट करें तो ये जो है यू आकार का होता है। अब यू आकार का होने का मतलब क्या है कि शुरू के अंदर जो औसत लागत उत्पादन के बढ़ने के साथ कम होगी, उसके बाद फिर न्यूनतम स्तर पर पहुंचेगी, उसके बाद में मैं फिर से जो औसत परिवर्तनशील लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। अब आगे औसत लागत या जिसको आप औसत कुल लागत कहते हैं उसको आप कैसे निकालते हैं कि औसत लागत है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। ये अपन ने पहले देख ही लिया था कि ए सी जी इक्वल टू टी सी बटा क्यू, और टी सी जो होता है हमारे पास में टी एफ सी बटा टी वी सी होता है। अगर हम ए सी निकालना है तो ए सी क्या होगा, टी सी बटा क्यू होगा। तो ये हमारे पास में आ जाएगा टी एफ सी बटा क्यू प्लस टी वी सी बटा क्यू। टी एफ सी बटा क्यू किसके बराबर है, ए एफ सी के बराबर। और टी वी सी बटा क्यू किसके बराबर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। तो ए सी जो होता है वो ए एफ सी और ए वी सी का जोड़ होता है। अब आप ऐसी चीज को जो है रेखा चित्र के द्वारा भी देखेंगे और टेबल के द्वारा भी देखेंगे। तो पहले आप टेबल के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले अपने आउटपुट की यूनिट्स ली है, उसके बाद हमारे पास में स्थिर लागत है, औसत स्थिर लागत, और ये हमारे पास में औसत परिवर्तनशील लागत है। हमें पता है कि ए सी जो वो टी एफ सी और ए एफ सी और ए बी सी का जोड़ है, तो इनको आप जोड़ेंगे तो कितना जो है 20, उसके बाद 14, उसके बाद 11.3, उसके बाद 9.5, उसके बाद 8.4, उसके बाद 8, उसके बाद 8, और उसके बाद में ये आगे बढ़ करके जो है वो 9 हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औसत लागत जो होती है वो धीरे धीरे कम होती है, उसके बाद एक न्यूनतम स्तर पर पहुंचती है, वहां जाकर स्थिर हो जाती है, और उसके बाद फिर से जो है औसत लागत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो एवरेज वेरिएबल जो एवरेज कॉस्ट आएगा उसका अगर आप कवर कर्व बनाते हैं तो वो भी हमारे पास में यू आकार का होगा, क्योंकि शुरू में लागत कम होती है, उसके बाद जो है न्यूनतम स्तर पर पहुंचती है, और न्यूनतम स्तर पर पहुंचने के बाद ये औसत लागत है वो फिर से बढ़ने लगती है। तो ये हमारे पास में जो है वो औसत लागत कर्व है। यहाँ तक आप देखिए जब हम प्रोडक्शन इतना करते हैं तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कम होती चली जाएगी, उसके बाद ये न्यूनतम स्तर पर पहुंचेगी, उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन को जारी रखते हैं तो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अब ये है कि हमारे पास में जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है वो यू आकार का क्यों होता है। यू आकार का होने का मतलब क्या है कि अल्पकाल में जो यू आकार का होने का अर्थ है कि जब कभी भी उत्पादन बढ़ाया जाता है तो शुरू के अंदर जो औसत लागत में तेजी से कमी होती है, फिर ये न्यूनतम हो जाती है, यानी औसत लागत है वो न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद में धीरे धीरे औसत लागत जो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे पास में ये जो डायग्राम आया है, ऐसा क्यों आया है कि शुरू के अंदर जो ये नीचे की तरफ आया फिर न्यूनतम स्तर पर पहुंचा और फिर ये वापस बढ़ने लगता है। तो इसका इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि औसत, पहला जो रीजन है वो औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत की अंतः क्रिया, कि औसत जो स्थिर लागत और औसत जो परिवर्तनशील लागत है उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है, उन दोनों में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन जो है वो औसत लागत कर्व को यू आकार का बनाता है। जैसा आप एक बार फिर से इसी टेबल को देखते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो प्रारंभ के अंदर देखिए हमारे पास में जो औसत लागत है वो 20 है, क्योंकि 10 हमारे पास परिवर्तनशील लागत है और 10 ही जो वो औसत स्थिर लागत है।
अब इसके बाद देखिए औसत स्थिर लागत के अंदर 5 की कमी होगी, क्योंकि पहले 10 थी, अब ये 5 रहेगी, 5 की कमी इधर हो गई। और दूसरा इधर जो है ये पहले 10 थी, अब ये 9 हो गई, एक कमी इधर हो गई, यानी पहले के मुकाबले 5 तो यहाँ पर कम होगी लागत, एक इधर कम हो गई, 6 लागत कम हो गई। तो पहले 20 थी, अब 6 और कम होगी लागत, तो 14 रह गई। इसके बाद ये जो लागत है इसके अंदर और कमी होती है, इसमें भी कमी होती है। तो इस प्रकार से लागत जो है वो औसत लागत है वो 11.3 रह जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो लागत में कितनी कमी आती है, 1 की कमी आती है। और इसके अंदर जो लागत है उसके अंदर 1.7 की कमी आती है, तो 2.7 की इसके अंदर कमी हो गई टोटल। तो औसत लागत के अंदर जो कुल कमी होती है वो औसत स्थिर लागत में होने वाली कमी और औसत परिवर्तनशील लागत में होने वाली कमी के बराबर होती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास में यहां तक जो वो औसत स्थिर लागत भी कम होती है और औसत परिवर्तनशील लागत है वो भी कम होती है। तो जब दोनों में ही कमी हो रही है तो उसके कारण जो औसत लागत है उसमें तेजी से कमी आएगी। लेकिन जब आप 7वीं इकाई का प्रोडक्शन करते हैं तो आप यह नोट कीजिए, यहाँ पर जो लागत है उसके अंदर कमी आई 0.3 की। कितने की कमी आई है? 0.3, इसके अंदर माइनस हुआ है ये। और यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर 6.3 से जो औसत परिवर्तनशील लागत है वो 6.6 हो गई है। तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है लागत के अंदर वो कितने की हुई है? 0.3 की। यानी औसत स्थिर लागत में 0.3 की कमी हुई और औसत जो परिवर्तनशील लागत है उसके अंदर 0.3 की वृद्धि हुई। तो एक ने 0.3 कम कर दिया, दूसरे ने 0.3 कम कर दिया, उसकी वजह से ये देखिए आप औसत लागत है जो वो स्थिर है, क्योंकि इसने जो है इसको क्या किया, 0.3 कम किया, इसने 0.3 बढ़ा दिया। इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जो लागत में कमी हो रही है, क्योंकि औसत जो बंदी लागत वो लगातार कम होगी, तो यहाँ पर जब कमी हो रही है तो कमी कितनी हुई? 0.2 की। लेकिन इधर आप देखिए वृद्धि कितने की हुई? 1.2 की, क्योंकि पहले लागत 6.6 थी, अब 7.8 हो गए, तो 1.2 की लागत में वृद्धि हुई। तो कमी केवल 0.2, वृद्धि 1.2, तो कुल जो लागत में परिवर्तन होगा वो 1 का होगा, यानी लागत है वो 1 बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो यू आकार का होने का कारण क्या है कि शुरू में तेजी से लागत गिरने का कारण ये है कि प्रारंभ के अंदर औसत परिवर्तनशील लागत और बंदी लागत दोनों ही कम होती है। उसके बाद में औसत बंदी लागत होती है वो तो लागत को कम कर रही है लगातार, लेकिन जो औसत परिवर्तनशील लागत है उसमें तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए ये जो थोड़ी तो कमी ये कर देगी लेकिन ज्यादा वृद्धि ये करेगी, उसकी वजह से जो औसत लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन औसत लागत के अंदर वृद्धि की दर है वो कम होती है। उसके पीछे कारण क्या है कि केवल वृद्धि होती है वो औसत परिवर्तनशील लागत के कारण होती है। औसत जो बंदी लागत है वो लगातार लागत को थोड़ी थोड़ी कम करती चली जाती है। तो इस प्रकार से औसत बंदी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत की जो अंतः क्रिया है उसके कारण शुरू में लागत तेजी से कम होती है, क्योंकि एक सीमा तक दोनों में लगातार कमी होगी, लेकिन उसके बाद में औसत परिवर्तनशील लागत है उसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है वो औसत लागत है वो बढ़ने लगती है। इसके बाद घटते बढ़ते अनुपात का नियम। घटते बढ़ते अनुपात का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम जो है उत्पादन के परिवर्तनशील लागत साधन की मात्रा बढ़ाते चले जाते हैं तो प्रारंभ के अंदर जो स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का उचित उपयोग होने लगता है। और जब उचित उपयोग होगा तो उसके कारण जो उत्पादन बढ़ेगा। और ये हमने देखा था कि उत्पादन और लागत के अंदर जो वो विपरीत संबंध होता है, जो उत्पादन बढ़ता है तो लागत कम होती है। उसके बाद जब स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का एक आदर्श अनुपात स्थापित हो जाता है तो उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। जब उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर है तो लागत अपने न्यूनतम स्तर पर होती है। उसके बाद भी अगर आप परिवर्तनशील साधन की और इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जो है उत्पादन में कमी होने लगती है। और जब उत्पादन में कमी होगी तो लागत बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो एसी है वो जब तक स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन है उनका पूर्ण प्रयोग नहीं होता तब तक औसत लागत कम होती चली जाएगी। जब स्थिर और परिवर्तनशील साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है तो औसत लागत न्यूनतम स्तर पर होगी। और उसके बाद भी अगर हम परिवर्तनशील साधन की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करते हैं तो औसत लागत जो वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार घटते बढ़ते अनुपात के नियम के कारण भी जो है
औसत लागत कर्व जो होता है वो यू आकार का होता है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।